नमस्कार। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में अध्याय 1 की तैयारी की थी, आज हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे जो कि पखावज और तबले का इतिहास एवं विकास पर है। इस पर हम जाते हैं तबला के इतिहास पे। दूसरी ओर संगीत वाद्य के रूप में तबला और तबला शब्द का उल्लेख 14वीं शताब्दी से ही मिलना आरंभ होता है। जैन आचार्य सुधा कलश वनाचार्य ने 1350 में रचित अपने ग्रंथ संगीतोपनिषद सारोद्धार में ढोल, तबल, डफ, टामकी और डोरी नामक वाद्यों की चर्चा की है। इसके बाद असम में माधवदेव कांदली ने अपनी असमिया रामायण में ढोल, डोंडी आदि के साथ तबल का उल्लेख इस प्रकार किया है। वीर ढाक ढोल वाजिया, तबल डागर डौडी सबद सुनिया। 15वीं शताब्दी में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने अपने शब्द में भी इसका उल्लेख किया है। तबल बाज विचार सबद गुणाइया, सबद सुनाइया। उल्लेखनीय है कि भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों और उनके विभिन्न स्वरों के स्वरबद्ध करने की विशेषता मात्र ऊर्ध्व और आलिंग्य में थी, जो साव्यक और वामक नाम से भी जाने जाते थे। इसीलिए इनकी उपयोगिता शेष अवनद्ध वाद्यों से कहीं अधिक थी। कालांतर में कलाकारों ने इसमें जो अपने बड़ी सी कठिनाइयाँ महसूस की, वह ये थी कि मिट्टी के द्वारा निर्मित इन 3 बड़े भागों में होने के कारण आवागमन की दृष्टि से यह अनुपयुक्त था, यानी कि यूज़फुल नहीं था। अतः संगीत जगत में कुछ समय की अनुपस्थिति के पश्चात कलाकारों द्वारा इसका अभाव अनुभव हुआ और त्रिपुष्कर, जो कि एक वाद्य था, उसे सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। ऊर्ध्व और आलिंग्य अर्थात सव्यक यानी दायां और वामन यानी बायां को एक वाद्य का रूप दे दिया गया और आंकिक को दूसरे का। आंकिक उस काल के प्रचलित और प्रतिष्ठित ध्रुपद संगीत के साथ जुड़कर मृदंग और फिर पखावज के नाम से प्रतिष्ठित था तथा लोकप्रियता के मार्ग पर अग्रसर हुआ। तो सव्यक और वामक दूसरे वर्ग के लोग आदि संगीत के साथ जुड़कर उपेक्षा और विस्मृति के पात्र बने। त्रिपुष्कर अपने निर्माण काल से ही जमीन पर रखकर बजाने वाला वाद्य था और उसे बैठकर ही बजाया जाता रहा। कालांतर में जब इसके आकार में छोटा सा कर दिया गया तो अंकिक के अलग कर सव्यक और वामक को निम्नवर्गित संगीत के साथ जोड़ा गया तथा तब इसे खड़े होकर और कमर में बांधकर बजाने की प्रथा चल पड़ी, जो कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक भी चल रही थी। यद्यपि इस समय तक ऊर्ध्वक और आलिंग्य अर्थात सव्यक और वामक राइट एंड लेफ्ट तबल को और तबला नामक धारण कर चुके थे। तबले का जुड़ाव बीच में लोक संगीत के साथ हो गया था। दादरा, कहरवा, पश्तो, खेमटा, दीपचंडी और धुमाली आदि जैसे अनेक तालों का, जो कि मूलतः लोक संगीत हैं, तबला पर वादन यही साबित करता है। तबला, जो उर्दू और आलिंग्य नाम से कभी मार्ग संगीत की शोभा था, कालांतर में तबला आदि नाम से देशी संगीत के साथ जुड़ा और फिर पुनः शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन लोक संगीत से इसका जुड़ाव आज भी है। वस्तुतः 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जब सदारंग रचित ख्याल गायन एवं खुसरो खां द्वारा निर्मित तंत्र वाद्य 3 तारों का सहतार यानी कि सितार दिनों दिन अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगा, तो पखावज की संगति उसके लिए अनुपयुक्त होने लगी। तब उस्ताद सुधार खां ने उर्दू और आलिंग्य को, जो तब की तबला नाम धारण कर चुके थे, की वादन शैली में सुधार किया और विकास करके उसमें चाटी यानी किनारे से बजने वाले नाना प्रकार के बुलों की रचना करके अपने शिष्यों को सिखाया। सर्वथा नवीन वादन शैली का आविष्कार करने के कारण उन्हें अतिरंजित प्रचार मिला और कुछ समय बाद लोगों ने उन्हें तबले का आविष्कारक मान लिया। डॉक्टर वीसी देव ने अपनी पुस्तक भारतीय विद्या में लिखा है कि भारत में मुसलमानों के आगमन के 1200-1300 वर्ष पूर्व भी तबले का प्राचीन रूप यहाँ पर था।
16वीं-17वीं सदी के पूर्व अनेक गुफाओं और मंदिरों के प्रस्तर शिल्पों में तबले सदृश अनेक वाद्यों की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। प्रोफेसर G.H. तारलेकर एवं नलिनी तारलेकर ने अपनी पुस्तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर में ईसा की 6ठी सदी के बाद बादामी की एक शिल्प में तबला डगा जैसे एक वाद्य को एक व्यक्ति द्वारा बजाए जाने का वर्णन किया है। पुणे के पास स्थित भाजा गुफा में ईसा से 200 वर्ष पूर्व के एक प्रस्तर शिल्प में तबला सदृश वाद्य बजाए जाने का चित्रांकन है। तबला, पखावज आदि आविष्कार की बात करते समय हमें यह जान लेना चाहिए कि आज का तबला या पखावज किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी कालखंड में नहीं निर्मित हुआ। जिस कालखंड में तबला के दिल्ली में आविष्कृत होने के दावे हो रहे हैं, उस कालखंड में ही तबला देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूपों में बजाया जा रहा था। ये सभी धाराएं एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग थी। सुधार खां जो दिल्ली घराने के जनक थे, उनके पौत्र मोदू खां भी शाही पंजाब घराने के तबलावादक परिवार में उनकी शादी हुई थी और मोदू खां को अपनी ससुराल से तबले के अनेक कायदे और पंजाबी गतें उपहार स्वरूप मिली थी। इस प्रकार यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि आधुनिक तबला प्राचीन अवनद्ध वाद्य पुष्कर का ही नवीनतम और विकसित रूप है। दरअसल संगीत के कई इतिहासकार जब तबला आविष्कार के रूप में अमीर खुसरो का नाम लेते हैं तो पूरी तरह गलत नहीं होते हैं, लेकिन वे दोनों अमीर खुसरो में फ़र्क नहीं कर पाते। वस्तुतः दिल्ली बाज़ के जनक 18वीं शताब्दी के पखावजी अमीर खुसरो खां थे, 13वीं शताब्दी के सूफ़ी कवि हज़रत अमीर खुसरो नहीं। अमीर खुसरो खां पंजाब के प्रसिद्ध पखावज रहमान खां डाढ़ी के पुत्र थे, अतः उन्हें पखावज का अच्छा ज्ञान था। तब तक पखावज से प्रेरित और प्रभावित तबले का प्रचलन पंजाब में हो चुका था। इस शैली को तबले का भी ज्ञान उन्हें था। बाद में अमीर खुसरो ने अपने रिश्ते के भाई सदारंग से ख्याल गायन भी सीखा और इसी की समुचित तथा अनुकूल संगति इसके हेतु तबला वादन की शैली में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए, जिसे तत्कालीन संगीत समाज ने सुधारात्मक प्रयोग माना और उसे सुधार खां की उपाधि दी। संगीत का इतिहास गवाह है कि अनेक कलाकार अपने वास्तविक नाम की उपेक्षा संगीत समाज द्वारा प्रदत्त उपाधि युक्त नामों से अधिक जाने जाते हैं, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में ऐसी उपाधियां नई और अप्रत्याशित नहीं हैं। इसी तरह उस्ताद अमीर खुसरो खां भी अपने सुधारात्मक प्रयोग के कारण उस्ताद सुधार खां के नाम से मशहूर हुए। इसी के साथ हमारा ये दूसरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम तीसरे अध्याय में जाएंगे, जहाँ पर तबला एवं पखावज के घरानों और बाज़ के बारे में, स्पेशली दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना इत्यादि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।